नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे संसद की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये मुद्दा है धारा 370। आप सभी को पता होगा, जम्मू कश्मीर में 370 जो धारा लगी हुई थी, अब वो ऐसा कह सकते हैं हम कि वो जमाने की बात हो गई। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो धारा 370 को हटा दिया। लेकिन अब दो विशेष तौर से जो बड़ी खबरें जो है वो जुड़ी हुई है, और वो जुड़ी हुई है विपक्ष के साथ में। क्योंकि विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष को ये समझ में ही नहीं आ रहा। पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि कौन से मुद्दे पे बात करनी चाहिए और कितनी बात करनी चाहिए। ये बड़ा जो है वो प्रश्न चिन्ह जो है वो विपक्ष के ऊपर लग जाता है। अब कैसे लग जाता है, हम उसी की बात करते हैं। जब धारा 370 हटी थी 2019 के लोकसभा चुनाव, आप सभी को पता होगा, तो जब 370 हटी थी तो पूरा देश जो है वो, जिसको कहते हैं कि मतदाता की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, पूरे देश की जनभावनाओं की बात कर रहे हैं। तो पूरा देश जो था वो इसके साथ खड़ा था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा फैसला है, स्वागत योग्य है। और उसके बाद में मतदाताओं ने भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जिता के वापस से मोदी 2.0 की अगर हम बात करें दूसरे कार्यकाल की, तो वो सत्ता में जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ आ गई। अब 370 पे दो वाक्य हैं। पहला वाक्य हम लेते हैं संसद का जो है अभी शीतकालीन सत्र जो है वो चल रहा है। लोकसभा चुनाव बहुत कम समय बचा हुआ है, लगभग हम कह सकते हैं कि 3 महीने के आसपास जो है वो समय बचा हुआ है। इससे ज्यादा समय जो है वो लोकसभा चुनाव को भी नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्ष को किन मुद्दों पे बात करनी चाहिए और कितनी बात करनी चाहिए, इसका जहां तक मेरा आकलन है, ये हमेशा जो है वो सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर इससे जो नुकसान है वो सीधे तौर पे विपक्ष को ही जाएगा, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। और आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चाहती है कि विपक्ष ऐसे मुद्दों को उठाए, जैसे अभी विधानसभा के चुनाव जो है वो कंप्लीट हुए हैं 5 राज्यों में, और उत्तर भारत के हिंदी हार्टलैंड के जो राज्य थे उसमें विपक्ष के जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म के खिलाफ जो टिप्पणी दी, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी फायदेमंद हुई, आपने चुनाव के परिणामों में देखा ही होगा। कि एक अनुमान के, जिसको कहते हैं कि हटकर जो अनुमान, जितने जो चुनावी पंडित थे, विश्लेषक थे, वो जितना लगा सकते थे उससे अलग जो है वो चुनाव परिणाम आके विपक्ष को चौंका गए। और अब ऐसी स्थिति जो है वो विपक्ष की फिर से बनती हुई दिख रही है। क्योंकि अभी शीतकालीन सत्र में दो बिल पे जो है वो बहस होनी थी। एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन और दूसरा आरक्षण बिल। तो जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल और पुनर्गठन, लेकिन बहस होते होते जो है वो बहस पहुंच गई धारा 370 के। और 370 को विपक्ष के ही कुछ सांसदों ने जो है वो 370 को हटाना एक अनुचित और एक, जिसको कहते हैं कि गलत कार्रवाई बता दी भारतीय जनता पार्टी की। जहां पे टीएमसी सांसद, आप सौगत राय का आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, सौगत राय का आप स्टेटमेंट देखोगे तो उन्होंने सीधे तौर पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधा। और उनका कहना था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी जो राजनीतिक जो मंशा थी उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो धारा 370 हटा दी, जबकि ये अनुचित थी, ये योग्य नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कानून के खिलाफ जाके, ये विपक्ष का कहना है। इसमें जो है वो आप देखोगे कि उसके बाद में जो है वो अधीर रंजन चौधरी भी जो है वो इस पूरे मुद्दे पे टूट पड़े थे, और मुद्दा जो है वो पहुंच गया था जवाहरलाल नेहरू तक। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पे जो है इसके लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बताया, और फिर अधीर रंजन चौधरी ने बोला कि इसमें जो है वो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जो है वो एक बार बहस हो ही जानी चाहिए। तो मुद्दा जो है वो यहां तक पहुंच गया था। अब इसमें बाकी के जो विपक्ष के जितने भी जो पार्टियों के नेता थे वो भी इसमें शामिल थे। कैसे थे वो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी जो है वो वास्तविकता, औचिकता क्या है। इसके अलावा अब मैं इसको एक दूसरी चीज से और जोड़ देता हूं कि विपक्ष ही जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के किसी भी फैसले के, चाहे वो देश के खिलाफ हो चाहे देश के जो है वो साथ में हो, इन्होंने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फैसले के खिलाफ ही जाना होता है। क्योंकि इनका जो टारगेट होता है वो हमेशा नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी की आलोचना करने तक तो ठीक है, लेकिन देश हित का जब मुद्दा आता है तो फिर ये जो है वो पार्टियों के लिए मुश्किल बन जाती है। कैसे बन जाती है? विपक्ष के ही एक नेता, राज्यसभा के सांसद है समाजवादी पार्टी के, अभी इससे पहले वो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता माने जाते थे, कपिल सिब्बल। और कपिल सिब्बल का व्यवसाय है वो पैसे से वकील है सुप्रीम कोर्ट के। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील है तो अब आप लोग ये बोलोगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है वो पैसा उनका जो है वो व्यवसाय है। अब उनके पास कोई पार्टी आती है तो वो उनका जो है वो पक्ष, उनकी जो दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने रखते हैं। लेकिन आपने ऐसा नोट किया कि क्या विपक्ष के ऐसा नेता होने के नाते क्या इन मुद्दों से बचा जा सकता था? लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी इन मुद्दों से नहीं बचे,
और अब समाजवादी पार्टी के वो राज्यसभा के सांसद है, तो भी वो इन मुद्दों से नहीं बच रहे। तो क्या ऐसी स्थिति में विपक्ष साबित क्या करना चाहता है, ये लोगों के मन में जो है वो भ्रम जरूर पैदा करता है। अब विपक्ष के जब नेता थे तो आपको पता होगा, राम मंदिर के जो खिलाफ जो याचिका लगी थी उसके जो वकील थे वो कपिल सिब्बल थे, और अब राम मंदिर जो है वो बनने जा रहा है, और इससे जो है वो फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होता है। और दूसरा जो है, अभी आपको पता होगा अकबर लोन की एक याचिका थी। अकबर लोन जो एमएलए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा में, और अकबर लोन जो है, अगर मैं उसको व्यक्तिगत ना हो के अगर उनके थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, तो अकबर लोन वो इंसान है जिसने वहां की विधानसभा में जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, और जब उनके ऊपर जो है वो कड़ी आपत्ति जताई गई, उनका विरोध हुआ, तो फिर उन्होंने सही साबित करने के लिए कहा कि ये मेरे विचार थे, और मेरे विचार जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, आप चाहे उससे सहमत हो चाहे नहीं हो। तो एक भारत देश का रहने वाला, एक जम्मू कश्मीर का नागरिक एक एमएलए बनता है, और उसके बाद में अगर वो संसद में भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, तो फिर ये जो है आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या होगी। और फिर उसके बाद में वो एक याचिका लगाते हैं 370 के खिलाफ, और उस याचिका के भी जो है वो वकील होते हैं कपिल सिब्बल। आपको पता होगा पिछले महीने 16 दिन लगातार जो है वो इस याचिका के ऊपर बहस हुई, और सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा बाकी जो है 4 जो जजेस थे उनका पैनल, चाहे वो संजीव कौल हो और भी जो थे, उनका पैनल सुनवाई कर रहा था। अब उस पे जो है वो फैसला आने वाला है 11 दिसंबर को। फैसला क्या होगा, जहां तक ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस फैसले में पहले भी जो है वो फटकार लगा चुका था, लेकिन इस फैसले में भी जो है वो सरकार के साथ में ही जाएगा। लेकिन उन्होंने सरकार से जो है वो फिर भी कुछ सवाल किए थे कि कानून क्या कहता है, क्या इसमें केंद्र सरकार इसको धारा 370 को हटा सकती है, वो भी वहां के, क्योंकि सबसे बड़ी जो याचिका की इसकी जो बात थी, वही संसद में जो बात आई है वही इस याचिका से जुड़ी हुई है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, केंद्र की जो सरकार है, वो धारा 370 को हटा सकती थी। तो इसके प्रावधान क्या है हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आपको पता होगा तो जम्मू कश्मीर में इससे पहले आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर का अपना एक विधान होता था और भारत का अपना एक संविधान, तो 2 विधान, जम्मू कश्मीर का अपना झंडा लगता था और भारत का अपना, और 2 प्रधानमंत्री। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको जो है वो एक देश एक प्रधान और एक संविधान एक विधान उसके ऊपर ले आई, और ये नारा हुआ करता था किसी जमाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। लेकिन अब जो है वो उसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये देश हित का फैसला जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने लिया था। अब बात आती है कि क्या इसको हटाया जा सकता था, तो उस स्थिति में आपको थोड़ा सा इससे समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ सरकार में थी। अब पीडीपी के साथ में जब वो सरकार में थी, तो आखिरी का जब वक्त होता है, क्योंकि किसी भी सरकार को जब मध्यावधि चुनाव के लिए जाना होता है, तो वो शुरू के जो जिसमें सरकार बनती है उस साल में, और लास्ट के जो 1 से 1.5 साल होते हैं उसमें जो है वो मध्यावधि चुनाव नहीं होता, तो उसको भंग किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जो जिसको कहते हैं कि प्लानिंग कह सकते हैं हम इसको, कि प्लानिंग के तहत जो है वो पीडीपी का जो है वो समर्थन वापस लिया और वहां पे सरकार गिर गई। जैसे ही जम्मू कश्मीर में सरकार गिरती है, मध्यावधि चुनाव हो नहीं सकते थे, ऐसी स्थिति में विधानसभा भंग हो जाती है, और विधानसभा भंग होने की स्थिति में सारी जो पावर है वो चली जाती है राष्ट्रपति के पास, क्योंकि गवर्नर जो था, गवर्नर लिख के दिया, और गवर्नर जो था आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी का था। तो ऐसी स्थिति में अब जो सारी पावर थी वो केंद्र सरकार के पास आ गई, और केंद्र सरकार ने जो है वो 370 को हटाने के लिए एक बिल पेश किया, उसके ऊपर जो वो बहस हुई, और उसके बाद में जो है उस प्रस्ताव को मान लिया गया, पास हो गया, और 370 धारा जो थी वो एक इतिहास बनकर रह गई। तो ये जो था वो भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक गेम प्लान था कि 370 को कैसे हटाया जा सकता है। लेकिन वो कैसा भी गेम प्लान था, पूरे देश की जनता ने उसका स्वागत किया, और उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी को अगले ही चुनाव में जो जीत मिली वो आप सबके सामने है। तो अब जो है इसके ऊपर सवालिया निशान उठाया जा रहा है। तो ये कानूनी था, गैर कानूनी नहीं था, क्योंकि संविधान की प्रक्रियाओं के तहत जो है वो ये सारा गेम प्लान हुआ था। अब जो है वो चाहे कपिल सिब्बल, अकबर लोन की हम बात करें, चाहे अभी संसद की, तो संसद में जो है बात, ये मुद्दा इसलिए जरूरी हो जाता है कि संसद में चुनाव नजदीक आने से ठीक पहले जो विपक्ष है उसकी जो मंशा है, और दूसरा जो आता समझ में आता है कि विपक्ष जो है वो इन मुद्दों से क्या चुनाव को जीत पाएगा, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि बहुत बड़े मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये चाहती है कि विपक्ष ऐसे मुद्दों पे जो है वो खुलकर बोले, उनका बहिष्कार करे, उनका जो है वो समर्थन ना करे, विरोध जताए, और जनता के पास ये सीधा मैसेज आए
कि चाहे विपक्ष की कोई सी भी पार्टी हो, वो एक तो राष्ट्र विरोधी पार्टियां साबित हो जाए और दूसरा हिंदू विरोधी या सनातन विरोधी साबित हो जाए। और उस स्थिति में जो है वो फिर विपक्ष के पास कुछ नहीं बचता। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक तौर से जो है इसका फायदा पहुंचना, जिसको कह सकते हैं कि लाजमी है। अब 2024 के चुनाव है, जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और ऐसी स्थिति में अगर ऐसा विचार किया जाता है और वो भी माननीय सदस्यों के द्वारा संसद में, जिसको कि पूरा देश जो है वो बैठ के देखता है और फिर खबरें बाहर आती हैं, उनके स्टेटमेंट सामने आते हैं, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष जो है वो, जिसको कहते हैं कि मतदाताओं को कितना अपनी ओर कर सकता है, कि इस पे जो है वो बड़ा सवाल। और विपक्ष की ये खास बात रही है, जब से हमने देखा है, आपको पता ही होगा कि विपक्ष, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक का मुद्दा हो, इसके अलावा चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, और जब जब विपक्ष ने जो है केंद्र सरकार के खिलाफ जाके अगर कोई विरोध जताया है, बिना किसी, जिसको कहते हैं कि आंकड़ों के, बिना किसी सच्चाई के, बिना किसी तथ्यों के साथ में, तब तब जो है वो विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है। और ये जो है, ये विपक्ष के लिए भी अच्छा नहीं है, और ये अगर हम बात करें कि केंद्र सरकार या देश के लिए भी जो है, ये बातें अच्छी नहीं होती, क्योंकि एक सशक्त विपक्ष का होना इस देश के लिए बहुत जरूरी है, लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर विपक्ष खुद ही ये चाहता है कि हम सशक्त होना ही नहीं चाहते, तो फिर इसका जो इलाज है वो किसी के पास में भी नहीं है। क्योंकि इसमें फिर अगर किसी से वो याद आता है कि सत्ता पक्ष और मोदी विरोध, दोनों तरह का जो मीडिया है वो काम करता है, फिर आप आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं देखने वाले, और बहुत सारी चीजें जो है उनके जहन में चलती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक जो है वो विश्लेषण होता है कि कम से कम हम किसी सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष अगर चाहता तो इन मुद्दों से जो है वो संसद में बच सकता था। लेकिन अब इन मुद्दों पे जो है वो सीधा जो है वो आरक्षण बिल और दूसरा जो पुनर्गठन जो अधिनियम था, उसके ऊपर बहस होनी थी, जिसमें जम्मू कश्मीर को वापस से कब इलेक्शन होने हैं, इसको पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा कब दिया जाना है, वो सारी चीजों के ऊपर बहस होनी थी। लेकिन विपक्ष ने जो है वो मुद्दा थोड़ा सा जो है वो डाइवर्ट किया, भटकाया, और उसके बाद में अमित शाह को, आपको पता होगा, वो तीखे तेवर के लिए जाने जाते हैं, और कैसे उन्होंने जो है वो अधीर रंजन और साथ में फारूक अब्दुल्ला को जवाब दिया, वो संसद में जो है वो देखने लायक था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।